यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप सर जो हमने कल पढ़ा वो आपको एब्सोल्युटली कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल ऑफ जीएसटी जिस तरह से बताया है वो आपको समझ में आया एंड आपके एंड पे भी आपने रिवाइज किया। ओके सर, आइए अब हम शुरू करते हैं क्या एक्चुअल जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स। आखिर ये कानून कहता क्या है? कल हमने पढ़ा था लास्ट क्या कि आखिर सर जीएसटी के अंदर 35 एक्ट्स बने हैं टोटल इंडिया के अंदर। पर हाँ सर, ये 35 एक्ट्स में अगर आपने सीजीएसटी एक ढंग से पढ़ लिया, आईजीएसटी एक ढंग से पढ़ लिया, तो सर बाकी सारे एक्ट मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएंगे, अपने आप आपको आएंगे। रीजन बिंग सारे एसजीएसटी एक्ट्स जितने भी है वो सारे वही है जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है, एब्सोल्युटली सेम, नो डाउट। सारी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने एक्ट पास किए हैं एसजीएसटी एक्ट, पर सीजीएसटी एक्ट में जो लिखा है वही एसजीएसटी एक्ट में लिखा है, या ऐसे कह दो कि एसजीएसटी एक्ट में जो लिखा है वही सारे एसजीएसटी एक्ट में और सीजीएसटी एक्ट में भी वही लिखा है। और आईजीएसटी में इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई कुछ चीजें डिफाइन करी, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह जो हम बात करेंगे। ओके, यूटीजीएसटी एक्ट में सारे प्रोविजन के लिए बोल दिया क्या सीजीएसटी एक्ट के जो प्रोविजन है वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। ये यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई करते हैं तो एक्ट अप्लाई होता है ये वाला। क्लियर? कोई खास बात नहीं, पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस जिन स्टेट्स को जीएसटी आने की वजह से रेवेन्यू का लॉस होगा उनको कंपनसेट करेंगे। टोबैको बेस्ड गुड्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जीएसटी कंपनसेशन सेस, मोटर व्हीकल्स पे लगाया। क्लियर? वहां से जो रेवेन्यू आएगी वो उन स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी जिनको जीएसटी आने की वजह से लॉस हुआ। ओके डन। तो दिस इज हाउ 35 एक्ट्स हैव बीन ड्राफ्टेड टू इंप्लीमेंट द जीएसटी इन इंडिया। आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं क्या हमारा सीजीएसटी एक्ट। सर सीजीएसटी एक्ट, सबसे पहला कोई भी एक्ट हो सर, सबसे पहला हमेशा सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 1 कहता है क्या कि सर सेक्शन नंबर 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, कि एक्ट कहां अप्लाई होगा, कब से अप्लाई होगा, इस एक्ट का नाम क्या होगा? सर सबसे पहली बात, सर दिस एक्ट का नाम क्या होगा? सर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। ये एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2017 से। ये अप्लाई होगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट की भी कॉन्क्रेंस मिल गई थी, तो 8 जुलाई से ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया। कुल मिला के अभी बात करें तो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। आर्टिकल नंबर 370 पहले हुआ करता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कानून जम्मू एंड कश्मीर में तभी अप्लाई होगा जब जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्क्रेंस हमको मिलता था, कि एक्सेप्टेंस हमको मिलती थी तब। पर आर्टिकल 370 अब तो उड़ ही गया है बेटा, आया ना। पर जब जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया था तब आर्टिकल 370 था, इसलिए 1 जुलाई 17 से जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। 8 जुलाई को कॉन्क्रेंस मिली, एक्सेप्टेंस मिली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट से, तब से ये एक्ट वहां पे भी अप्लाई हुआ है। ओके सर, पर फिलहाल अभी बात करें तो पूरी इंडिया में अप्लाई होता है। अब सबसे पहली बात आती है क्या, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू एंटायर इंडिया। व्हाट डू मीन बाय इंडिया? ये लीजिए सर, सर दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू एंटायर इंडिया। सवाल आता है क्या मालिक, ये इंडिया क्या होता है? हिंदुस्तान को डिफाइन करो, भारत माँ को डिफाइन करो। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज दी बेस्ट। पर सर डेफिनेशन में क्या लिखा है? इंडिया मीन्स लैंडमास, जो इंडिया की बाउंड्रीज है, मैप आपने देखा होगा, वो तो इंडिया है ही है। प्लस सर समुद्री, सर इंडिया जो सर सी, आपने देखा होगा भाई मुंबई, हाँ है ना, समंदर, तमिलनाडु, और ये से नो सर, सुनना ध्यान से, केरला, और ये से नो सर, तो वहां पर जो समंदर इंडिया की बाउंड्री से जुड़ा हुआ है, तो सर सी शोर से 200 नॉटिकल माइल्स तक भी हिंदुस्तान फैला हुआ है, मेरा भारत फैला हुआ है, हम सबका इंडिया वहां तक भी एक्सटेंड करता है। एंड यस सर, 200 नॉटिकल माइल्स की बात करें फ्रॉम सी शोर, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल एंड नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल्स। फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल जो इंडियन टेरिटरी से अटैच्ड वाटर है उसको बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल्स जो है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, जहां पे हमारे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी ऑयल रिग्स, जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है सर, वो ऑयल रिग इंस्टॉल हुई हुई है। अब सर आपने इनकम टैक्स में देखा होगा कि इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स इज ओनली टिल 12 नॉटिकल माइल ओनली सर। मतलब ऑल्दो 200 नॉटिकल माइल तक हिंदुस्तान फैला हुआ, पर फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल में ही इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होता है। पर जीएसटी की बात करूं तो पूरा
200 नॉटिकल माइल जो है इसमें पूरे में जीएसटी एप्लीकेबल होता है. एंड सर दिस एंटायर 200 nautical miles is the part of India for the purpose of levy of GST बेटा. क्लियर सर. इस 200 नॉटिकल माइल के अंदर सर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ऑयल रिग्स, द इंस्टॉलेशंस, स्ट्रक्चर्स और वेसल्स व्हिच आर इंस्टॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स एंड नेचुरल गैस. तो सर ये इसको बोलते हैं ऑयल रिग. वो इंस्टॉलेशन है, स्ट्रक्चर से, वेसल से जो इंस्टॉल करी हुई किसके लिए? सर नेचुरल गैस, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो सर उसको ऑयल रिग को भी इंडिया का पार्ट माना गया है. मतलब अगर वहां पे आपने कुछ गुड्स या सर्विस सप्लाई करी है या उन ऑयल रिग से कोई गुड्स या सर्विसेज इंडिया में आई है तो सर उसको भी सप्लाई के स्कोप में मानेंगे, वो भी जीएसटी के स्कोप में आएगा. वहां पे भी जीएसटी कानून अप्लाई होगा. पूरे 200 नॉटिकल माइल में सर जीएसटी लॉ अप्लाई होता है एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न. क्लियर. चलिए सरकार, अब सबसे बड़े पॉइंट आता है क्या कि सर ये तो क्या सेक्शन नंबर 1 की ये एक्ट कहां अप्लाई होता है सरकार. सर अब कोई भी टैक्स चार्ज करने के लिए हर कानून के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है जिसमें लिखा होता है कि ये टैक्स चार्ज कब होगा, ऐसा कौन सा आप काम करेंगे जिसकी वजह से टैक्स चार्ज होगा. तो सर वो है हमारा क्या? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 विच इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन. क्या कहते हैं मालिक इसको हम? चार्जिंग सेक्शन. क्योंकि इस सेक्शन में लिखा हुआ है क्या कि क्या काम करने पे टैक्स चार्ज होगा. सो सीजीएसटी विल बी लेविड, सीजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई. क्योंकि ये सीजीएसटी है बेटा. यही अगर आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो उसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 1. वहां लिखा है कि आईजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई. क्लियर. चलिए अभी सीजीएसटी की बात कर रहे हैं. तो सीजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ, बट एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ध्यान रखिएगा बेटा, एल्कोहल लिकर का इंडस्ट्रियल यूज भी होता है. क्लियर. तो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पियोगी ना बेटा? ओ बेवड़ो कभी नहीं पीने का, ठीक है ना सर. जिस चीज से हम अपना होश खो दे वो चीज हमारे काम की नहीं सर सरकार. सो गुड्स एंड सर्विसेज और बहुत सारी गुड्स सारी सर्विस या दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उन पे जीएसटी लेवी होगा. पर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है. क्योंकि दारू पे बिफोर जीएसटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता था, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था. और बेचने पे भी वेट लगता था. मतलब सर बिफोर जीएसटी दारू पे जो रेवेन्यू मिलती थी पूरी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती थी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी. एंड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी दारू पर. एंड सेल करने पे भी वेट लगता था, स्टेट टैक्स होता था, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स हुआ करता था. मतलब सर एल्कोहल लिकर पे सारे टैक्सेस एक्साइज हो या वेट हो, इट वाज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. और अगर इसको जीएसटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते तो आधी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता था. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया वी डोंट वांट टू शेयर आवर रेवेन्यू विद द स्टेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसलिए एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को अलग रखा गया फ्रॉम द चार्जिंग सेक्शन. क्लियर. जीएसटी से बाहर कर दिया. और अभी भी सर दारू पर जो पुराने लॉ थे, जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी थी या वेट या सेल्स टैक्स लॉ थे, वो अभी भी अप्लाई होते हैं. किस पर? एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में. देखा होगा ना बेटा आपने बिल पे वेट लिखा हुआ. क्लियर. तो सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है. इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं. ओके चलिए बाकी सारी गुड्स और सर्विस और बोथ पे जीएसटी लेवी होगा. क्लियर. एट द रेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. रेट ऑफ टैक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है. क्लियर. एंड सर जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंडेशन देगा जीएसटी काउंसिल, उसके बेस पर रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा. और जो रेट ऑफ टैक्स सीजीएसटी की होगी वही रेट ऑफ टैक्स एसजीएसटी की भी होगी. क्लियर. तभी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है, वही नोटिफाई होता है बेटा. तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मानना है और स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना है. और जीएसटी काउंसिल है क्या? जीएसटी काउंसिल एक अलग से बॉडी बनाई गई है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सारे नॉमिनीज उस काउंसिल के अंदर है. वो सब मिलके एक साथ डिसीजन लेंगे, तब जाके सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में डिसीजन को इंप्लीमेंट करेगी. तभी जीएसटी एक साथ पूरे इंडिया में सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल पाएगा बेटा. क्लियर. सर सुनना बात को ध्यान से. सरकार CGST will be levied at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20%. So maximum rate of CGST can be
20%। तो सर ध्यान रखना, मैक्सिमम रेट ऑफ CGST 20% है, मैक्सिमम रेट ऑफ SGST भी 20 होगा, और सर इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम रेट ऑफ GST कैन बी 40%। IGST इज द सम टोटल ऑफ C and S, सो मैक्सिमम रेट ऑफ IGST कैन बी 40%। क्लियर सर? अब ये जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा किस अमाउंट पे लगेगा? वैल्यू ऑफ गुड्स पे लगेगा, जो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15 में। अलग से टॉपिक मैंने दे रखा है वैल्यूएशन का, वहां बात करेंगे। सेल प्राइस समझ लीजिए अभी आप। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड CGST शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। बड़ा सुंदर पॉइंट है, इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा मैं आपसे, तब। बड़ा सुंदर पॉइंट है बेटा ये। सो CGST विल बी लेविड on intrastate supply of goods or service or both, except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of the value of such goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person। ये हमारा चार्जिंग सेक्शन, जिसने डिफाइन करके बताया कि GST लेवी कब होगा, कहां लेवी होगा। क्लियर? समझे मेरी बात? सिंस इस सेक्शन ने बताया कि ये काम करने पे GST लेवी होगा, इसलिए इस सेक्शन को बोला जाता है क्या? चार्जिंग सेक्शन। क्लियर? पक्का? डन। चलिए सरकार आगे और बात करते हैं हम। एक सेकंड। ओके मालिक। सर अच्छा, हमारे सिद्धार्थ भाई का डाउट आया कि सर जो पाकिस्तान और इंडिया का जो समुद्री एरिया जो कॉमन होता है, उसमें इंडिया का पार्ट कौन सा होगा? फिर तो दोनों झगड़ा करेंगे। इसलिए सर वर्ल्ड की जो बाउंड्रीज होती है उसमें डिफाइन किया हुआ है कि कितना पोर्शन इंडिया में आएगा। जहां पे भी बाउंड्रीज क्लैश होती है वहां बाउंड्रीज डिफाइन होती है कि ये इंडिया का होगा, ये इस कंट्री का होगा, ये इस कंट्री का होगा बेटा। ओके सर। बाकी जनरली 200 नॉटिकल माइल तक होता है, और अगर कहाँ पे बाउंड्रीज क्लैश कर रही होती है तो वहां पे एरिया डिफाइन किया हुआ वर्ल्ड मैप के अंदर बेटा। आओ बच्चों, उस पर आपको वो वर्ल्ड मैप में क्या लिखा हुआ है, कहाँ तक, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके मालिक? चलिए सरकार, गुड। सर नाउ सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है बेटा? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 बोलता है 5 गुड्स ऐसी है, पेट्रोल वाली गुड्स बेटा। सर पेट्रोलियम वाली गुड्स है 5 जिन पे GST लेवी होगा, बट अभी नहीं होगा। एक डेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, तब GST लगेगा। अभी GST लेवी नहीं होता है और अब तक नोटिफाई नहीं हुआ बेटा। वो 5 गुड्स कौन कौन सी है बेटा? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो फ्लाइट में काम आता है, एंड नेचुरल गैस। ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे GST लेवी होगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। अभी नहीं होगा बेटा। क्लियर? ओके सर। सो CGST विल बी लेविड, सारे गुड्स सारी सर्विस पे लेवी होगा एक्सेप्ट दारू और एक्सेप्ट ये 5 पेट्रोलियम वाले गुड्स। कौन कौन से? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। क्लियर? ये 5 गुड्स ऐसी है, और एक दारू। सर ये 6 गुड्स ऐसी होगी जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाता है, क्योंकि इन पे GST लेवी ही नहीं होता है। क्लियर? चलिए सरकार, तो ये 6 गुड्स अगर आप सप्लाई करते हो तो इन पे GST लेवी नहीं होता है। अगेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं बेटा, इस पे भी पुराने लो जो है अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्लियर? सेल करने पे वेट, यही अभी एप्लीकेबल होते हैं। पुराने लो इन पे अप्लाई अभी भी होते हैं। तो अभी तक एक्साइज वेट ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो गए, इन गुड्स पे भी पुराने टैक्स अभी अप्लाई होते हैं बेटा। क्लियर? डन। आइए सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर देखना ध्यान से। अच्छा एक बात और, ये अपनी समरी बुक है, GST समरी बुक, इसका हम चैप्टर नंबर 2 से बात करें बेटा। अभी चैप्टर नंबर 2। क्लियर? सर चैप्टर नंबर 2 से हमने शुरू किया है, चैप्टर 1 की बात करेंगे बाद में बेटा हम लोग। सरकार निशांत ने पूछा है सर गिवन रेट्स कैन बी चेंज्ड और नोट। यस सर, गवर्नमेंट के पास पावर है, GST काउंसिल के पास पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सारे नॉमिनीज जब उसमें GST काउंसिल में बैठते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, देखते हैं इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है, एंड उनको लगता है किसी इंडस्ट्री में रेट ऑफ टैक्स चेंज करना है, तो यस वो लोग आपस में डिसाइड करके उसको कम्युनिकेट करते हैं, और उस कम्युनिकेशन के बाद वो लोग रिकमेंडेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, और अकॉर्डिंगली रेट ऑफ टैक्स कैन बी चेंज्ड। जो चेंज होती भी आप देखेंगे सर टाइम पर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स चेंजेस भी हुए हैं सर। ओके बेटा, चलिए सरकार ये अपनी समरी बुक देखिए। मैं आपको पहले यहाँ से एक बार बताता हूँ कि कैसे आपको पढ़ने का है।
ये बहुत ही ब्यूटीफुली ड्राफ्ट करी हुई बेटा समरी बुक अपनी, बहुत मेहनत करी हुई इसके लिए। अगर मैं क्या कह रहा हूँ आपसे बच्चों, सर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सोचते हैं कि हमको कुछ हैंड नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के, पर आपको जीएसटी के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके नोट्स प्रिपेयर करने का काम सब मैंने किया हुआ है, वो पूरी मेहनत मैंने करी हुई है आपके लिए बेटा। मैंने आपको समरी बुक भी दी है, आपने अपनी एक्सप्रेस चार्ट बुक भी देखी होगी, बहुत सुंदरता से उसको ड्राफ्ट किया हुआ है, बहुत मेहनत करी हुई है। आपको कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी पेंसिल से पेन से मार्किंग और कर लेंगे आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपका काम हो गया बेटा। क्लियर, बहुत सुंदरता से अच्छे से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में ड्राफ्ट की हुई बेटा। क्लियर, चलिए एक बार देख लीजिए इसको ओपन किया, पहले एक बार देख लो, फिर हम वो सेक्शन नंबर 9.3 की बात करेंगे आगे बेटा। सर सबसे पहली बात, ये सेक्शन नंबर 1 सीजीएसटी का कहां अप्लाई होता है पूरा इंडिया में? सर जीएसटी कहां अप्लाई होता है? पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। इंटर स्टेट पर सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है, और आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई पे अप्लाई होता है। यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेशन, सर दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, कल बात करी थी मैंने आपसे, ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। अगर विद इन द स्टेट अप्लाई किया है तो यहाँ पे भी एसजीएसटी एक्ट अप्लाई होता है। क्लियर, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा। इंटर स्टेट अप्लाई करने पे कोई भी हो, हमेशा आईजीएसटी अप्लाई होता है। एंड यूनियन टेरिटरीज, ये रही हमारी यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, इनका खुद का संविधान नहीं है, खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है बेटा इनका, इसलिए सर यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होती है बेटा। ये कौन कौन सा? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। अगर विद इन द स्टेट अप्लाई किया, विद इन द यूनियन टेरिटरी अप्लाई किया है तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी अप्लाई होता है, एसजीएसटी अप्लाई नहीं होता है। एंड इंटर स्टेट अप्लाई करने पे हमेशा ही आईजीएसटी अप्लाई होता है। क्लियर, कोई खास बात नहीं, कल बात करी थी हमने इसके लिए। देखिए ये इतने अच्छे से चार्ट बना के मैंने आपको समरी बुक दे रखी है, इससे बहुत सुंदरता से आपको समझ में आएगा बेटा। इसी को चार्ट फॉर्म में सप्लाई कर रखा मैंने। फिर डेफिनेशन ऑफ इंडिया मैं आपको बता चुका हूं बेटा अभी। फिर ये एक्ट कब अप्लाई हुआ है? 1 जुलाई 17 से अप्लाई हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है। देन लेवी ऑफ जीएसटी, हम ये पढ़ रहे सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1, ये हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 पूरा बेटा। क्लियर, जो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 सीजीएसटी एक्ट का है, वही सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 आईजीएसटी एक्ट का है। बस यहाँ पे क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई लिखा है बेटा। इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है? आईजीएसटी। क्लियर, एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मैक्सिमम रेट कैन बी 40%, बाकी सारी बातें वही है बेटा, है ना मालिक। फिर वो 5 गुड्स, भले सेक्शन नंबर 9(2) बोल दो या 5(2) बोल दो, वो 5 गुड्स पे जीएसटी लेवी नहीं होता है, तो कुल मिला के घूम लो और झूम लो, दोनों पे जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं है। घूम लो ये 5 गुड्स पेट्रोलियम वाली, और झूम लो दारू। यार घूमने और झूमने पे अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। यार आइए रिवर्स चार्ज की बात करते हैं बेटा हम। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 हो और सेक्शन नंबर 5 आईजीएसटी का हो बेटा। सेक्शन नंबर 9 हो तो वो सीजीएसटी एक्ट का है, सेक्शन नंबर 5 की बात करूं तो वो आईजीएसटी एक्ट का है, पर बातें दोनों में सेम लिखी है। यहां इंट्रास्टेट सप्लाई लिखा है, वहां आईजीएसटी एक्ट में इंटरस्टेट सप्लाई लिखा है। तो सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, देखो दे में नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वो नोटिफाई करके बोल देंगे कि इन गुड्स और सर्विस और बोथ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। मतलब रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू दी government directly under reverse charge mechanism, and recipient will be treated as if he is the person liable to pay GST to the government directly बेटा, आया ना भाई। मतलब ये बोल दिया है कि कुछ गुड्स और सर्विस और बहुत गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल ऑब्वियसली। क्लियर, और जो गुड्स और सर्विस और बोथ उन्होंने नोटिफाई कर दिया, वहां पे रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, सप्लायर जो गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है वो बिल रेज करता है कस्टमर पे, कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करता है अलोंग विद द जीएसटी, और जीएसटी का अमाउंट जो उसने कस्टमर से लिया है गवर्नमेंट को पे करता है। गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल कौन है? सप्लायर, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पर कुछ एक्सेप्शन ऐसे थे, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहां पर रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना वाज वेरी डिफिकल्ट, जहां पर रेसिपिएंट से टैक्स लेना वाज वेरी डिफिकल्ट। सो इन दैट केस
रेसिपिएंट विल बी लायबल इन दैट के सप्लायर से टैक्स लेना वाज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द बाय द गवर्नमेंट, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रेसिपिएंट को लायबल कर दिया, वहां पे सिस्टम को रिवर्स कर दिया, वहां सिस्टम को उल्टा कर दिया और वहां बोल दिया सप्लायर तुमसे हम टैक्स नहीं लेंगे, हम तो रेसिपिएंट से टैक्स लेंगे साहब। और रेसिपिएंट को बोल दिया रेसिपिएंट तुम सप्लायर को टैक्स मत देना, डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना। तो ऐसी कुछ गुड्स और सर्विस बहुत नोटिफाई करी जहां बोल दिया रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और हाँ, जहां पे रिवर्स चार्ज लगता है वहां रेसिपिएंट ही लायबल है, चॉइस नहीं होती है। ऐसा नहीं कि ठीक है ना तो सप्लायर तू पे कर दे, नहीं, रेसिपिएंट ही टैक्स पे करेगा सर। और कुछ गुड्स और सर्विस बहुत नोटिफाइड है, पर आपको सर एक एग्जाम्पल देके रिवर्स चार्ज का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। रिवर्स चार्ज की जो लिस्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब रेस्पेक्टिव टॉपिक हमारा रेस्पेक्टिव चैप्टर मैंने रिवर्स चार्ज का अलग से दे रखा तब पढ़ाऊंगा मैं आपको बेटा। ओके, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं मस्त वाला आपको। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, सर आपने आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा, आउट ऑफ इंडिया से आपने कोई सर्विसेज क्या करी, इंपोर्ट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है कस्टम्स ड्यूटी। ओके, मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा हूं। 1 करोड़ की सर्विसेज थी, क्लियर सर। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे लगता है आईजीएसटी सर। आईजीएसटी लगता है सप्लाई के स्कोप में आता है, इंटरसेट सप्लाई के स्कोप में आता है और आईजीएसटी लगता है बेटा। सपोज 18% टैक्स था तो 18 लाख होता है इस पे जीएसटी। 1 करोड़ 18 लाख इज द टोटल अमाउंट जीएसटी मिला के बेटा। अब सरकार नॉर्मल सर्विसेज में क्या होता है सर, सर्विस रेसिपिएंट, चलिए मान लो सर्विस प्रोवाइडर इसमें था कौन, मिस्टर डॉन। डॉन ने सर्विसेज दी किसको, मिस्टर कॉन को। तो कॉन इज द रेसिपिएंट एंड डॉन इज द सर्विस सप्लायर। नॉर्मली क्या होता है, रेसिपिएंट सर्विस सप्लायर को पूरा 1 करोड़ 18 लाख देगा और उसमें से 18 लाख सर्विस सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा और 1 करोड़ खुद के पास रखेगा बेटा। पर सर आप सोचिए, अगर हिंदुस्तान के मिस्टर कॉन ने डॉन को पूरा 1 करोड़ 18 लाख पे कर दिया, तो क्या डॉन जो आउट ऑफ इंडिया है आपको लगता है वो हिंदुस्तान में आएगा, हिंदुस्तान में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा और ये 18 लाख जो इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, क्या आपको लगता है वो 18 लाख रुपया इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के? लगता है आपको? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर वो डॉन है भाई, आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, उसको इंडियन लॉ से क्या मतलब है बेटा। और अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो क्या आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट उससे उसको पकड़ के पैसा रिकवरी कर पाएगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। क्लियर? तो सर कुल मिला के पॉइंट ये कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इश्यू बन जाएगा, हाउ द इंडियन लॉज विल बी एप्लीकेबल ऑन द पीपल हु आर रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया। जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उन पे कैसे इंडियन लॉ अप्लाई होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, ये 1 करोड़ 18 लाख जो है इसमें से केवल 1 करोड़ रुपए मिस्टर डॉन को दीजिए एंड रेसिपिएंट विल पे 18 लाख डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, पे डायरेक्टली टू गवर्नमेंट बाय मिस्टर कौन जो रेसिपिएंट है। हाँ ना भाई, तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा? अरे बता रहा हूं कौन पे करेगा। क्लियर? रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट इज मिस्टर कौन। सो रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, और यहां पर डॉन को केवल और केवल 1 करोड़ पे किया जाएगा बाय मिस्टर कौन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल सर्विसेज में क्या होता है, पूरा 1 करोड़ 18 लाख हम पे करते हैं सर्विस सप्लायर को और सर्विस सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। पर सर यहां देखिए आप, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिकवर द टैक्स फ्रॉम द पर्सन हु इज रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और वहां रेसिपिएंट विल बी लायबल। तो इस तरह के लॉजिक है बेटा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को मजा आ रहा है टैक्स को कॉम्प्लिकेट कर दो, इधर ऐसा है तो इसको ऐसा टर्न कर दो, कॉम्प्लिकेट कर दो, लोग ताकि लोगों को समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है सर। जहां प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द सप्लायर, उन सर्विसेज को, उन गुड्स की लिस्ट को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया और वहां बोल दिया क्या, रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर? ये मैंने एक एग्जांपल देके आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करी कि रिवर्स चार्ज क्या होता है बेटा।
ओके अब वो कौन से गुड्स है, कौन सा सर्विसेज है, हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके मालिक, चलिए ये था आपका सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 आर सी एम। अब सेम वे सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है बच्चों? अगेन गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ। और वो गुड्स और सर्विस और बोथ जो नोटिफाई करी है वो अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ, ध्यान से देखना, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन परचेज करते हैं फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब सप्लायर कौन है बेटा? अनरजिस्टर्ड पर्सन। खरीदने वाला रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। वो भी कौन? नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन। तो ऐसे केस में recipient will be the person will be liable to pay GST to the government directly under reverse charge mechanism। recipient कौन है बेटा? जो रजिस्टर्ड पर्सन था, क्योंकि आप खुद देख लीजिए सप्लायर तो कौन है? अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, गवर्नमेंट उससे टैक्स ले ही नहीं पाएगा। जब गवर्नमेंट टैक्स ले ही नहीं पाएगा तो रेसिपिएंट को बोल दिया तुम टैक्स पे कर देना, पर सारी गुड्स और सारी सर्विस में नहीं बेटा। जो गुड्स और सर्विस नोटिफाई करिए और सारे रेसिपिएंट के लिए एप्लीकेबल नहीं किया, ये रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ को नोटिफाई किया, और एट प्रेजेंट सर आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं ओनली बिल्डर्स आर नोटिफाइड, ओनली बिल्डर्स आर नोटिफाइड, जिनको प्रोमोटर्स बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में। तो प्रोमोटर्स को बोल दिया, बिल्डर्स को बोल दिया कि अगर आपने सीमेंट या कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। रजिस्टर्ड से परचेज किया तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्योंकि जिससे परचेज किया वो अगर रजिस्टर्ड है तो हम उससे टैक्स ले लेंगे, वो खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है। पर अगर आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया नोटिफाइड गुड्स, किसने? बिल्डर ने। किससे? अनरजिस्टर्ड से, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट जो बिल्डर है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, अगर वो बिल्डर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो। और बिल्डर नॉर्मली जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे यार, 20 लाख का टर्नओवर तो किसका नहीं होता यार, आया ना भाई? क्लियर, डन। फिर भी सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 अगेन वो लिस्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स हम पढ़ेंगे कहां? चैप्टर नंबर 7 में, जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम। ओके, वहां मैंने सेक्शन नंबर 9.3, 9.4 और 9.5 एक साथ पढ़ाया हुआ है बेटा, तब हम डिस्कस करेंगे इसको और भी अच्छे से। ओके चलिए, सेम वे सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगेन गवर्नमेंट के पास पावर है। अच्छा, ये किसके लिए? स्विगी, ओला, उबर, उनके लिए एप्लीकेबल है बेटा ये। चलिए, कि वो चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई, ध्यान से देखना, दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, गुड्स नहीं है मेरे भाई। This section number 9 subsection 5 is only for services, notified services. So central government के पास power है that on the recommendation of the GST council they can notify certain services, they can notify certain services, और सर्विसेज नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि इफ these services are supplied through any electronic commerce operator then, ऐसे लिखता हूं, इफ supplied through any ECO then ECO will be treated as if ECO is the supplier of such services, और सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ईसीओ पे अप्लाई होंगे एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। मैं बताता हूं एग्जांपल के साथ। इसका एग्जांपल है क्या? ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो एटसेट्रा। एट प्रेजेंट देयर आर सम सर्विसेज जो नोटिफाई करी है। खास बात वापस से रिपीट करता हूं, सेक्शन 9.5 हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज
एंड ईसीओ वाला तब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको बेटा, पर एक दो एग्जांपल समझाना बहुत जरूरी है आपके लिए, वो बता रहा हूं मैं आपको। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 सेज दैट गवर्नमेंट के पास पावर है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और सर्विसेज नोटिफाई करके वो बता सकते हैं, नोटिफाई करके बताएंगे कि इन सर्विसेज में अगर आपने ईसीओ को के थ्रू इन सर्विसेज को सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इन सर्विसेज को सप्लाई किया, तो ईसीओ विल बी लायबल टू पे जीएसटी एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। सर एग्जांपल के लिए, जैसे सर ओला का एग्जांपल ले लो या स्विगी का एग्जांपल ले लो, चलो मान लो मैं बनाता हूं क्या, सैंडविच। क्लियर सर, अब सैंडविच तो मैं बनाता हूं बेटा, पर मैंने अपना लिस्टिंग कर रखा है कहां, स्विगी पे बेटा, जोमेटो पे बेटा। आप जिनको सैंडविच खाना है बेटा, यू नो वेरी वेल दैट इंडिया इज नंबर 1 सैंडविच इज मंगल सैंडविच। सो आपने क्या किया, स्विगी पे गए, मंगल सैंडविच सर्च किया, वहां पे मंगल स्पेशल सैंडविच आपने ऑर्डर किया, और सर अभी खाने की बात मत करो सर, भूख वैसे भी लग रही है सर। कोई बात नहीं सर, होता है जीवन के अंदर, जितना भूख लगेगी और उस टाइम पे आप भूख छोड़ के पढ़ाई करेंगे, भगवान भी देखेगा कि कितनी मेहनत कर रहे बच्चे, भूखे मर रहे फिर भी पढ़ रहे हैं, जल्दी पास करो इनको, इसलिए और अच्छे से पढ़ाई करो सर आप। सर अब मालिक, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर जो स्विगी के थ्रू आपने सैंडविच ऑर्डर किया है, स्विगी के थ्रू जो आपने सैंडविच ऑर्डर किया है बच्चों, एक सेकंड, हाँ सिद्धार्थ, और आपकी जो डाउट है ना बेटा वो एक साथ अपन लास्ट में ले लेंगे, सो दैट अभी एक बार फ्लो में टॉपिक एक बार समझ लीजिए, हो सकता है आपका डाउट इसी टॉपिक के अंदर कवर हो जाए बेटा। ओके सुना सुना मालिक, मान लो मैं हूं सैंडविच बनाने वाला, आई एम द एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विस में सप्लाई कर रहा हूं बेटा, और आप एक्चुअल कंज्यूमर हो, एक्चुअल कस्टमर हो बेटा, बीच में कौन है, स्विगी। सर YM इज द रेस्टोरेंट वाला जो एक्चुअल सर्विस सप्लायर है, आप जो एक्चुअल कस्टमर हो जिसने सैंडविच ऑर्डर किया है थ्रू ईसीओ स्विगी। क्लियर। अब सर देखा जाए तो एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विसेज कौन है, यशवंत मंगल। एक्चुअल रेसिपिएंट कौन है, आप कस्टमर। ये स्विगी कौन है, केवल बीच का है एक सर एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एक तरह का एजेंट है जिसने आपने और हमको मिलाया है बेटा। क्लियर। पर सर कई सारे सैंडविच वाले ऐसे लोग हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो रिमोट एरिया से अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, यार वहां उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट। सर इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में नोटिफाई कर दिया और बोल दिया क्या, स्विगी तो बड़ा आदमी है ना साहब, उसको पकड़ लो, और स्विगी को रेस्पॉन्सिबल कर दिया कि कस्टमर से टैक्स लेकर you will be liable to pay GST to the government directly and you will be treated as if you are the supplier of services। एक्चुअल सप्लायर वो नहीं है, पर स्विगी को मान लिया एज इफ स्विगी इज द सप्लायर ऑफ सर्विस, और सारे प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी उस पर अप्लाई होंगे। क्लियर। इसलिए सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 इंट्रोड्यूस किया सो दैट ये छोटे छोटे सप्लायर भी टैक्सेशन के स्कोप में आ जाओ, पर उनको पे टैक्स का बर्डन नहीं आए, टैक्स से सारे कंप्लायंस ईसीओ को करना रहेगा, उसी को सप्लायर मान लिया गया। और स्विगी और रेस्टोरेंट जो सैंडविच वाला उसको बोला तू तेरा सैंडविच बना, कोई टेंशन नहीं है, जो स्विगी के थ्रू सप्लाई होंगे उस पर टैक्स का हेडेक सारा किसका है, स्विगी का है, उस रेस्टोरेंट वाले को टैक्स उन पे पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। समझे मेरी बात। हाँ रेस्टोरेंट जो सर स्विगी ने अगर अपना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया है, स्विगी उस पे एक्स्ट्रा चार्ज पे एक्स्ट्रा जीएसटी पे करा, वो स्विगी का लुकआउट है बेटा, दैट इज नॉट रेस्टोरेंट, दैट इज अलग थिंग बेटा, है ना भाई। अदरवाइज रेस्टोरेंट सर्विस पर ECO will be liable to pay GST to the government directly। क्लियर। और उसके जो स्विगी के एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं उसके बारे में बात और करेंगे हम आगे जाके बाद में बेटा, यहां तक क्लियर, क्योंकि वैल्यूएशन रूल्स आपने अभी पढ़े नहीं है, बात करेंगे बाद में उसमें बेटा। ओके डन। तो सर इन दिस केस ECO shall be liable to pay GST to the government directly as if ECO is the supplier। अब देखना बेटा सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 जो ECO वाला हमने देखा, क्या यहां पर स्विगी रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, आंसर इज नो। रेसिपिएंट तो कौन है, कस्टमर जिसने सैंडविच खाया है। क्लियर।
सर एक्चुअल सप्लायर कौन था? वाइम रेस्टोरेंट वाला। एक्चुअल कस्टमर रेसिपिएंट कौन था? कस्टमर जिसने सैंडविच खाया है। ईसीओ को माना गया है एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। क्लियर? और ईसीओ टैक्स पे करेगा एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। इसलिए आप मुझे बताओ 95 में जो सर्विसेज नोटिफाइड है, क्या वहां पे रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है? क्या रेसिपिएंट टैक्स पे करता है? आंसर इज नो। वहां ईसीओ टैक्स पे करता है, और ईसीओ को मानेंगे एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर। इसलिए इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको रिवर्स चार्ज नहीं बोलते। पर आप सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 और 9(4) की बात करेंगे तो वहां पर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। यहां पे देखिए रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, इसलिए उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। 9(3) में देखिए रेसिपिएंट लायबल टैक्स पे करने के लिए इसको, इसलिए उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। पर 9(5) में रेसिपिएंट कौन है? वो स्विगी का जो ऑर्डर कर रहा है कस्टमर, वो रेसिपिएंट है, वो टैक्स पे नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है? स्विगी पे कर रहा है जो ईसीओ है। इसलिए उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, रिवर्स चार्ज नहीं बोलते। शायद आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई। इसी के साथ ये सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। अब 9(3), 9(4), 9(5 डिटेल में बात करेंगे जब आगे जाके हम पढ़ेंगे। सर इसका अलग से चैप्टर दे रखा, वो फिर भी मैंने आपको आइडिया पूरा दे दिया इसका बेटा। अच्छा, जो सेक्शन नंबर 9 है वही सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी एक्ट का। क्लियर? जैसे हमारा सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 पढ़ा लेवी वाला, वही सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 है। सर सबसेक्शन 2 वो 5 गुड्स पे जीएसटी लेवी नहीं होता है। सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 ये हो गए दोनों आरसी वाले इंटरस्टेट सप्लाई के केस में बेटा। क्लियर? सबसेक्शन 5 हो गया ईसीओ वाले केस में बेटा। आया ना मालिक? क्लियर? तो जो इंट्रास्टेट सप्लाई पे प्रोविजन सप्लाई होते हैं सीजीएसटी एक्ट के, वही इंटरस्टेट सप्लाई पे प्रोविजन सप्लाई होते हैं आईजीएसटी एक्ट के अंडर सेक्शन नंबर 5। ओके मालिक? डन। तो चार्जिंग सेक्शन आईजीएसटी का है सेक्शन नंबर 5, उधर है सेक्शन नंबर 9। क्लियर? यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई है आईजीएसटी एक्ट में, वहां है इंट्रास्टेट सप्लाई। ओके मालिक? डन। वहां मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कितना है? 20%। यहाँ मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? 40%। रीजन बिंग CGST plus SGST equal to IGST, maximum rate can be 40%. ओके चलिए सरकार। सर ये हो गया क्या चार्जिंग सेक्शन की बात। अब मैं आपसे एक मस्त वाली बात करता हूं कि भाइयों इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, अल्टीमेटली जीएसटी सर भले वो CGST हो, SGST हो या IGST हो, अल्टीमेटली जीएसटी लेवी कब होता है? जीएसटी इज लेवीड ऑन सप्लाई। Here, what is a taxable event under GST? ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पे जीएसटी लगेगा? दैट इवेंट इज सप्लाई, एंड सप्लाई इज वेरी वेल डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने सप्लाई को डिफाइन किया, बहुत ही सुंदरता से डिफाइन किया और बोल दिया क्या सर, जो ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आएगा उसी पे जीएसटी लेवी होगा बेटा। अगर वो ट्रांजेक्शन इंट्रास्टेट सप्लाई का होगा तो सीजीएसटी और एजीएसटी लग जाएगा। अगर वो सप्लाई का ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट सप्लाई वाला होगा तो आईजीएसटी लेवी हो जाएगा। बट पॉइंट कम्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सप्लाई? बहुत ही सुंदरता से डिफाइन किया टैक्सेबल इवेंट को। द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 7। क्लियर? समझे आप मेरी बात? अच्छा ध्यान रखना बच्चों, आईजीएसटी एक्ट जो हमने पढ़ा अभी सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 लेवी वाला बेटा, इसमें आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 में प्रोवाइजो दे रखा है जो बोलता है क्या कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगता है बेटा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ इंडिया से, सिंगापुर से गुड्स मंगाया आपने, आईजीएसटी लगता है, कस्टम लगता है। कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लेवी होगा ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर? वो हम कस्टम बात करेंगे तब बात करेंगे बेटा, अगर कस्टम आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो बात कर लेंगे सर। जैसे सीए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सीए इंटरमीडिएट के लिए, सीए में एंड सीएस के लिए एप्लीकेबल, हम बात कर लेंगे वहां पर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है, ये ध्यान रखिएगा। बस एक ऑनलाइन मनी गेमिंग है बेटा, ऑनलाइन मनी गेमिंग। अरे जंगली रमी पे आओ ना महाराज, महाराज पहुंच गए। मान लो वो वेबसाइट जिससे आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो पैसा देके, वो अगर आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है तो ऑनलाइन मनी गेमिंग भी गुड्स के स्कोप में आता है, पर वहां पे कस्टम नहीं लगता है क्योंकि एक्चुअली कोई गुड्स नहीं आ रहा है, और वहां पे आईजीएसटी जरूर लगेगा। आया ना भाई? क्लियर? कोई खास बात नहीं है, कोई टफ बात नहीं है, सिंपल सी बात। आइए सर हम बात करते क्या सर अंडर जीएसटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, क्योंकि सीधी बात सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, नो सप्लाई नो जीएसटी।
तो नाउ द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 7. सेक्शन नंबर 7 में भी सर आइए बात शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1. आओ मालिक, ध्यान से देखना, बड़ा सुंदर पॉइंट है. सब सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स. सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी एंड सी. अच्छा, सबसे पहली बात यहां लिखा है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स. यहां पे सप्लाई मींस नहीं लिखा है मेरे भाई. क्या लिखा है? क्या? सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी. इसका मतलब क्या है सर? सप्लाई की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, इट्स इंक्लूसिव डेफिनेशन. मतलब गवर्नमेंट इज सो स्मार्ट, इन्होंने एक एक वर्ड को डिफाइन करते वक्त इतनी सुंदरता से ड्राफ्टिंग करी है कि गलती से भी कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सप्लाई के स्कोप से बाहर निकल गया मतलब जीएसटी के स्कोप से बाहर निकल गया, और जीएसटी के स्कोप से बाहर निकल गया तो सर फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना इनके पास. समझा मेरी बात? तो सर अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप से बाहर निकल गया तो सर वो जीएसटी के स्कोप से बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि लेवी कब होता है? सप्लाई पे. इसीलिए अगर सप्लाई मींस लिखा होता, सप्लाई मींस ए, डबल ए, बी और सी, मतलब तुम ही हो. माई लाइफ मीन्स यू, तुम ही हो सच्चा प्यार. माई लाइफ इंक्लूड्स यू, चपाक थप्पड़, मेरी जिंदगी में तुम भी हो. समझे मेरी बात? तो सर यहां पे क्या लिखा है? तुम भी हो. सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी. एंड मेरे मालिक ये बोल दिया क्या कि सर सप्लाई में ये भी आता है, अगर कुछ बच गया होगा गवर्नमेंट क्या बोल देगी? हाँ तो हमने कहा लिखा कि ये ही आता है, इसलिए जानबूझ के वर्ड यूज किया क्या? सप्लाई इंक्लूड्स. आइए बच्चों क्लोज नंबर ए क्या बोल, मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट ने अपना स्कोप खाली रखा है कि कभी कोई झगड़ा हो जाए कि ये तो एक्चुअली क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी में कवर नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट बोल देगी क्या? कोई बात नहीं, कवर नहीं हो रहा है, हमने कहा बोला कि ये ही है, ये भी है. क्लियर? वैसे तो गवर्नमेंट ने कुछ भी छोड़ा नहीं क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी में. क्लियर? फिर भी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने इंक्लूड्स वर्ड यूज किया है ऊपर. आइए क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई. सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स. आइए लिखता हूं, supply includes all forms of supply such as, supply includes all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, रेंटल और डिस्पोजल. तो सब कुछ कवर हो गया इसके अंदर. सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, कुछ छोड़ा ही नहीं भाई. और आगे भी लिखा सच एज, मतलब ये भी एग्जांपल्स आगे जो बोल रहा हूं मैं. सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ. व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और agreed to be made by a person for a consideration. मैं लिखता हूं फिर बता दूं मैं आपको. In the course or furtherance of business, full stop. चलिए बात करते हैं सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल. ओके, एक एक वर्ड को देखते बेटा हम. सेल मतलब मैंने मान लो ये वॉच आपको बेचा बेटा, क्लियर? ये मोबाइल आपको बेचा,
सेल किया बेटा मैंने, या कोई सर्विसेज मैंने आपको सेल करी बेटा, कोचिंग सर्विसेज आपको बेची मैंने, सप्लाई के स्कोप में आएगा बेटा। एक्सचेंज, ओल्ड मोबाइल फोन दीजिए, नया मोबाइल फोन ले जाइए और 50,000 रुपये ही आपके लगेंगे। मान लो 1 लाख रुपए का फोन है, कोई भी पुराना स्मार्टफोन दीजिए और नया फोन ले जाइए, आपको 50,000 ही देना पड़ेगा। एक्सचेंज। बार्टर, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, दोनों बर्बाद। क्लियर सर? ये भी क्या है? सप्लाई है। प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर, तो बार्टर भी सप्लाई के स्कोप में आता है। सर ट्रांसफर, मैंने अपने बिजनेस के असेट्स आपको ट्रांसफर कर दिए, इज कॉल्ड सप्लाई। सर लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। लाइसेंस, कोई सॉफ्टवेयर को यूज करने का आपने लाइसेंस लिया, मैंने आपको लाइसेंस दिया यूज करने का, क्लियर सर? सप्लाई के स्कोप में आएगा। सर रेंटल, सर कोई गुड्स, कोई मशीन आपने रेंट पे ली है, अगेन सप्लाई। और डिस्पोजल, आपने बिजनेस के असेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए, क्या होगा भाई? सप्लाई होगा। क्लियर? सप्लाई है तो लग गए क्या? जीएसटी। क्लियर? तो सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। समझ में आएगा वर्ड आपको? क्लियर? ये सारे एग्जांपल आपको बुक में मिल जाएंगे सर। देखिए ये रहा, अभी हम क्लोज नंबर ए पढ़ रहे बेटा, जो मैंने यहाँ लिखा वो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ पूरा बेटा। फिर इसको हमने यहाँ पे ये सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंस वगैरह का एग्जांपल दे रखा आपको। ओके सर, व्हेन सर सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड बेटा, या देखिए सर सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड। ओके, ये डेफिनेशन दे रखी बेटा मैंने आपको, हम पढ़ेंगे एक ही पॉइंट को। फिर यहां से मैंने एनालिटिकल डिस्कशन चालू किया है, 7.1a का एनालिटिकल डिस्कशन। ये सारे एग्जांपल जो मैंने आपको दिए मैंने लिख रखा। इतनी सुंदर समरी बुक बना रखी है, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं बेटा। और उसका भी शॉर्ट फॉर्म दे रखा है मैंने आपको, चार्ट बुक, मस्त मजा आएगा आपको। सरकार सप्लाईज मेड और अग्रीड टू बी मेड, अब ये क्या होता है? मेड और अग्रीड टू बी मेड, सर मतलब एक तो मैंने सप्लाई कर दिया, एक मैंने सप्लाई करने के लिए एग्री किया है। मतलब अगर मैंने आपसे कोई एडवांस पेमेंट ले लिया, वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है, इसलिए एडवांस रिसीव होने पे भी जीएसटी लगता है। क्लियर? भले वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। अगर मैंने कोई एडवांस रिसीव कर लिया, क्लियर, भले वो गुड्स के लिए हो या सर्विसेज के लिए, तो भी सप्लाई के स्कोप में आ गया। सप्लाई के स्कोप में आ गया मतलब लग गए क्या? जीएसटी। पर हाँ, आगे जाके टाइम ऑफ सप्लाई में हम पढ़ेंगे क्या, सर्विसेज के लिए अगर एडवांस रिसीव हुआ है तो यस जीएसटी लगेगा, पर गुड्स के लिए अगर एडवांस रिसीव हुआ तो अभी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम आगे नोटिफिकेशन अलग से दे रखा है, इसलिए पढ़ेंगे बेटा। अदरवाइज वो एक बार सप्लाई के स्कोप में तो आ गया है, अगर गुड्स के लिए भी एडवांस रिसीव हुआ है, सप्लाई के स्कोप में आ गया। हाँ, वो एक अलग बात है कि एक नोटिफिकेशन जो दे रखा है टाइम ऑफ सप्लाई में, वहां पे गुड्स के केस में एडवांस रिसीव होने पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज सर्विसेज के केस में एडवांस पे जीएसटी पे करना पड़ता है। क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि गुड्स हो या सर्विस हो, अगर एडवांस रिसीव हुआ है मतलब सप्लाईज आर अग्रीड टू बी मेड, और सप्लाईज अगर अग्रीड टू बी मेड है तो मतलब जीएसटी लेवी होगा। क्लियर? व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन। और खास बात, पर्सन के डेफिनेशन में सारे लोग आते हैं बेटा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, सर ये सारे लोग पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं बेटा। सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सारे लोग पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा बेटा। क्योंकि कोई भी पर्सन सप्लाई कर ले, अगर वो पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता है तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा तो जीएसटी से बाहर हो जाएगा। इसलिए सब कुछ इंक्लूड किया इन्होंने बेटा, जिसको एग्जाम करना होगा आगे अलग से एग्जाम कर दिया बेटा, बाकी एक बार सब कुछ इंक्लूड कर दिया। क्लियर? बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, मतलब कंसीडरेशन होगा तो सप्लाई होगा, कंसीडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। क्लियर? मतलब कंसीडरेशन के लिए सप्लाई किया है तो सर सप्लाई होगा, फ्री में काम किया है, चैरिटी किया है, डोनेशन कर दिया तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। किसी मंदिर में आपने जाके डोनेशन दिया है, सप्लाई के स्कोप में नहीं आता बेटा। पर मंदिर वालों ने बोला है क्या, अगर आप हमको 1 लाख रुपए दोगे तो हम आपके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट यहां लगा देंगे, जिससे आपका बिजनेस प्रमोट होगा, उसकी वजह से आपने 1 लाख दिया है, तो आपने डोनेशन नहीं दिया है। मंदिर वॉज ऑब्लिगेटेड
टू एडवर्टीज योर बिजनेस, तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि सप्लाई वाज फॉर अ कंसीडरेशन। हाँ, ये सर्कुलर भी है बेटा कि किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी मंदिर को एटसेट्रा को आपने डोनेशन दिया और उन्होंने जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, जस्ट टू से यू थैंक यू, उन्होंने किसी बोर्ड पे आपका नाम लिख दिया इन दी मेमोरी ऑफ ब्ला 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 ब्ला, या वी शो आवर ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर XYZ, जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डोनेशन। तो वो सप्लाई नहीं, वो कोई मार्केटिंग सर्विस नहीं दे रहे बेटा। पर यही आपने 1 लाख रुपए दिए होते अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने बिजनेस का साइन बोर्ड लगाने के लिए, तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में आता, क्योंकि वो बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, इसलिए आपने 1 लाख रुपए दिए, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि मंदिर ने आपको मार्केटिंग की सर्विस दी है, और वो जीएसटी के स्कोप में आएगा और वहां जीएसटी लगेगा। क्लियर? तो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई होगा, कंसीडरेशन के लिए काम नहीं किया तो सप्लाई नहीं होगा। आपने किसी की हेल्प करी विदाउट एनी कंसीडरेशन, नो सप्लाई। हाँ, हमने पढ़ाया है, फीस लिया है, सप्लाई है। हमने फ्री में यूट्यूब पे लेक्चर डाल दिए, सर नॉट फॉर अ कंसीडरेशन, नॉट सप्लाई, नो जीएसटी। क्लियर? डन। इट शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर जैसे आपने अपने घर की पुरानी ज्वेलरी बेच दी, क्या आपका बिजनेस है ज्वेलरी बेचना? आंसर इज नो। क्या आपके बिजनेस के असेट ज्वेलरी? आंसर इज नो। तो जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगा। यही ज्वेलरी का शोरूम वाला अगर ज्वेलरी बेचता, या जिसके बिजनेस के एसेट है वो बिजनेस के एसेट को बेचता, जैसे मेरे बिजनेस का एसेट है ये लैपटॉप या आईपैड, मेरे बिजनेस का एसेट है, भले लैपटॉप बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, पर लैपटॉप मेरे बिजनेस का एसेट है, बिजनेस के एसेट को बेचना भी बिजनेस कहलाता है बेटा। तो सर अगर मैंने अपने बिजनेस का लैपटॉप बेचा है तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि बेचा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसीडरेशन, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा। पर सर आपने घर का कोई असेट, घर की पुरानी कोई पेंटिंग, कोई पुरानी ज्वेलरी आपने बेची फॉर अ कंसीडरेशन, सर तो वो फॉर अ कंसीडरेशन तो है, सर सप्लाई मेड फॉर अ कंसीडरेशन तो है, पर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर नहीं है तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? आई होप सुंदरता से आपको बात समझ में आई। ये सब बातें मैंने यहां भी डिस्कस करी हुई है। ये गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन यहां दे रखा है, इसको हम बाद में बात करेंगे, इसको भी रखते हैं पेंडिंग, ये बाद में डिस्कस करेंगे जब रेस्पेक्टिव इसका महत्व दिखेगा, इंपॉर्टेंस आएगी तब बात करेंगे सर हम। क्लियर? ये कंसीडरेशन को मैंने आपको एनालाइज कर लिया। ये सर्कुलर जो डोनेशन वाला था वो मैंने आपको समझा दिया बेटा कि पुण्य का काम पुण्य के लिए किया तो नो जीएसटी, पुण्य का काम पब्लिसिटी के लिए किया तो जीएसटी लगेगा। क्लियर? एक और सर्कुलर है, जैसे मैं आर्टिस्ट हूं, पेंटिंग बनाता हूं बेटा, मैं कहीं पे आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, वहां एग्जीबिशन करने के लिए मैंने पेंटिंग भेजी है, तो केवल एग्जीबिशन के लिए भेजी है, वहां डिस्प्ले होगी मेरी पेंटिंग, तो जो आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, मैंने तो फ्री में वहां पेंटिंग भेजी है, तो ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगी। पर उस एग्जीबिशन में अगर कोई पेंटिंग बिकी, कस्टमर को मजा आ गया पेंटिंग देख के, दिमाग खराब हो गया कि ऐसी पेंटिंग कोई बना सकता है कि, इतना दिमाग खराब, और इस 2 लाख रुपए में पेंटिंग खरीद ली, तो सर 2 लाख में जब मैंने पेंटिंग बेची होगी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। पर केवल पेंटिंग भेजी है तो वहां पे कोई टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं, वो सप्लाई नहीं है, वहां नॉर्मल डिलीवरी चालान के थ्रू वहां पे पेंटिंग जाएगी और वापस आ जाएगी बाद में, अगर नहीं बिकी तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर बिकी है तो वहां टैक्स इनवॉइस इश्यू करूंगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा, दैट इज फॉर अ कंसीडरेशन बेटा। क्लियर? डन। समझे मेरी बात? इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो ज्वेलरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो यहां दे रखा है बेटा। क्लियर? एंड सर मैंने आपको बताया बिजनेस के स्कोप में, अगर बिजनेस का आपने एसेट बेचा वो भी बिजनेस के स्कोप में आता है बेटा। अच्छा, आपके बिजनेस में वॉल्यूम हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, बिजनेस इंक्लूड्स वोकेशन, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस इवन एज अ वोकेशन, भले वहां पे फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने पेंटिंग बना के बेचा है, सप्लाई के स्कोप में आएगा। घर की पुरानी पेंटिंग जो हैंग हुई थी वो बेची है, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। और पेंटिंग बना के बेचा है, भले साल में 4 पेंटिंग ही बेचते हो, सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि पेंटिंग बना के बेचा है, वो बिजनेस कहलाएगा, भले फ्रीक्वेंसी हो या ना हो बेटा। ओके, डन। ये था आपका क्या, सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन नंबर 1, क्लोज नंबर ए, कि सप्लाई के स्कोप में क्या क्या आता है, इस पर क्लोज नंबर ए। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। मालिक देखिए ध्यान से, ये था आपका सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन 1, क्लोज नंबर ए, जहां पे आपने सप्लाई में मेजरली 90% ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर होते हुए आपको दिख जाएंगे बेटा, जहां पे सप्लाई इज मेड और अग्री टू बी मेड, समझा आपने।
बाय पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये हमने बात करी बेटा। ये था आपका सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए, जहां पे हमने पढ़ा क्या, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लोज नंबर डबल ए बोलता है क्या, कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई या कोई जॉइंट वेंचर है या कोई सोसाइटी है, उसने अपने मेंबर्स को या मेंबर्स ने क्लब को या सोसाइटी को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है फॉर अ कंसीडरेशन, कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी फॉर अ कंसीडरेशन, तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा। एक्चुअली इस पे बहुत सारे डिस्प्यूट थे, उन सब डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए सप्लाई की डेफिनेशन में इसको डाल दिया बेटा और बोल दिया क्या, जैसे कोई क्लब है गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी बेटा, उसने अपने मेंबर से मेंबरशिप फी ली, सप्लाई के स्कोप में आएगा। हम आगे जाके बात करेंगे हाउसिंग सोसाइटी के केस में 7,500 तक की मेंबरशिप फी पर मंथ पर मेंबर है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्पशन दे रखा है अलग से, और सप्लाई के स्कोप में आएगा। जैसे कोई क्लब बना दिया, जैसे हम सब ने मिलके एक क्लब बना दिया, फ्रेंड्स क्लब, माहौल क्लब, पढ़ाई करते हुए माहौल बनाएंगे सर हम, क्लियर, मेंबरशिप फी हमने चार्ज किया और क्लब अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहा है, गुड्स बेच रहा है, या मेंबर क्लब को सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे क्लब का हिसाब कौन रखेगा, किसी एक मेंबर ने बोला कि मैं सारा हिसाब रख दूंगा साहब, उसके लिए मंथली 10,000 रुपये चार्ज करूंगा, क्लियर। तो कोई मेंबर क्लब को सर्विस दे रहा है या मेंबर एक मेंबर दूसरे मेंबर को सर्विस दे रहा है, यस सप्लाई के स्कोप में आएगा इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन। क्लब मेंबर को सर्विस दे रहा है, सप्लाई के स्कोप में आएगा। मेंबर क्लब को सर्विस दे रहा है, सप्लाई के स्कोप में आएगा। हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, सर क्या होता है कई बार, इस पे भी एक सर्कुलर इश्यू हुआ है बेटा, जैसे कोई जॉइंट वेंचर है या कोई क्लब है या कोई सोसाइटी है, वो अपने मेंबर से जो मेंबरशिप फी ले रही है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन अगर, उस कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं कैश कॉल, कैश कॉल मतलब जो पैसा मंगाती है सोसाइटी, वो कंट्रीब्यूशन अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, क्या मालिक, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने मेंबर को बोला सब जन हम 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 1 CR इन्वेस्ट करेंगे और सर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, वो 1 करोड़ क्या रिफंडेबल अमाउंट है, वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, दैट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, वो मेंबरशिप फी नहीं है बेटा। पर यही अगर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता, वही अगर रेवेन्यू नेचर का कैश फ्लो होता, तो यस वो सप्लाई के स्कोप में आता और वहां पे जीएसटी लगता। अरे क्लियर, पक्का, डन। तो मालिक नॉर्मल जो मेंबरशिप फी होती है वो रेवेन्यू नेचर की होती है, जो डे टू डे खर्चे मीट आउट करने के लिए होता है बेटा, सो दैट क्लब मेंबर को सर्विस दे पाए और उस पर जीएसटी लगेगा। ओके, दो मेंबर आपस में सर्विस दे रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, फॉर अ कंसिडरेशन सप्लाई होगा। क्लियर, क्लब ने मेंबर को सर्विस दी, मेंबर ने क्लब को सर्विस दी, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा अगर वो फॉर अ कंसिडरेशन है तो। ओके डन, सर्कुलर भी मैंने आपको पढ़ा दिया। आइए बच्चों सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर बी। द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स, सर अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है, import of services for a consideration, whether or not in the course or furtherance of his business, बिजनेस के लिए हो या ना हो, वी डोंट केयर। अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है फॉर अ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा। एग्जांपल इज, बेस्ट एग्जांपल इज नेटफ्लिक्स। आपने कोई आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से कोई वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा, फ्री नहीं बोल रहा मैं, फ्री की वीडियो जो आप देखते हो ना बेटा शाम को, उसकी बात नहीं कर रहा, आपने पेड सब्सक्रिप्शन लिया है, नेटफ्लिक्स कंसिडरेशन पे किया है, क्लियर। तो सर आउट ऑफ इंडिया से आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है
ऑल्दो ये बिजनेस का पार्ट नहीं है आपका, बिजनेस के लिए इंपोर्ट नहीं करी, कोई बात नहीं, पर ये अगर सर्विसेज इंपोर्ट करिए अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से, तो यस सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा भाई, जीएसटी, और ऐसे केस में जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर, समझे मेरी बात? जीएसटी कौन पे करेगा वो बात की बात है बेटा। वैसे इस एग्जांपल में नेटफ्लिक्स ही टैक्स पे करेगा क्योंकि रेसिपिएंट इज एंड कंज्यूमर, वो छोड़ो अभी, वो पॉइंट मेरा नहीं है, सप्लाई के स्कोप में आएगा, पॉइंट मेरा ये है बेटा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, भले वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, वी डोंट केयर, सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा। एग्जांपल इज netflix.com, ये सेम एग्जांपल मैंने बुक में भी दे रखा है बेटा। ये क्लोज नंबर सी। अच्छा पता है क्लोज नंबर ए ने क्या बोला था बेटा, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, बिजनेस के लिए भी होना चाहिए बेटा। क्लोज नंबर बी ने क्या बोला था बेटा, कोई बात नहीं बिजनेस के लिए नहीं है पर कंसिडरेशन होना चाहिए बेटा। क्लोज नंबर सी क्या बोलता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, पर अगर वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा, जीएसटी। all those transactions which are covered in schedule number 1 of the CGST Act, वो ट्रांजेक्शन्स although विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएंगे, और सप्लाई के स्कोप में आएंगे तो क्या लग जाएंगे, जीएसटी। क्लियर? तो सर एट प्रेजेंट शेड्यूल नंबर 1 में 4 ट्रांजेक्शन है बेटा, वो 4 पैराग्राफ जो वहां लिखे हुए हैं वहां पे जो ट्रांजेक्शन है वो ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है पर वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे क्योंकि वो शेड्यूल नंबर 1 में कवर है। और सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर सी बोलता है क्या, कोई बात नहीं, अगर उन ट्रांजेक्शंस में कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा, जीएसटी। क्लियर? डन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आइए अब बात करते हैं क्या शेड्यूल नंबर 1 में क्या क्या कवर है। सर देखिए ध्यान से, ये हमने पढ़ा क्या, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर डबल है, मेंबरशिप फी वाली बात करी बेटा हमने, ये सर्कुलर की हमने बात करी बेटा, कैश कॉल वाली बेटा, कैश कॉल। ओके सर, फिर हमने बात करी क्या 7(1) बी की बात करी हमने बेटा, आया ना भाई, netflix.com का मैंने एग्जांपल दिया आपको बेटा, ये netflix.com का मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ के लिए। फिर 7(1)(c) शेड्यूल 1 डिम्ड सप्लाई द ट्रांजेक्शंस विदाउट कंसिडरेशन आर सप्लाई, हम उसकी बात कर रहे हैं। आइए उसमें पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस असेट्स, है ना भाई। सर ये बिजनेस असेट्स परमानेंट और डिस्पोजल ट्रांसफर हुई, छपाक के सर चलिए सरकार, पैरा नंबर 1। इस तरह के हमने कुछ पिक्चर्स मीम्स यूज करी ताकि आपको पढ़ते पढ़ते थोड़ी बहुत माहौल लाइट हो जाए बेटा, आपकी थोड़ी बहुत हंसी आ जाए, आप बोर नहीं हो और थोड़ा जीवन रिलैक्स वाला आप जिए बेटा। ओके चलो 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 सर, पैरा नंबर 1 बोलता है क्या, अगर आपने कोई बिजनेस के एसेट्स बिजनेस के एसेट्स, पर्सनल एसेट की बात कर रही ना मैं, परमानेंट ट्रांसफर कर दिए या डिस्पोज ऑफ कर दिए, और वो बिजनेस एसेट ऐसे थे जिनके परचेज पे आपने आईटीसी लिया था, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, तो भाई साहब अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया भले ही विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा, जीएसटी, क्योंकि उसके परचेज पे आपने आईटीसी लिया था। और सरकार ने आपको आईटीसी क्यों दिया था बेटा, ताकि उन असेट्स का बिजनेस के लिए यूज करो, आपने उनको परचेज किया, क्रेडिट तो ले लिया आईटीसी, और फिर उसको परमानेंटली किसी को डोनेट कर दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो सरकार क्या पागल है जब आपको क्रेडिट देगी बेटा। गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी क्यों दिया था, ताकि उन बिजनेस असेट को आप यूज कर रहे हैं, आपने यूज तो किया नहीं, किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, तो सप्लाई के इसको मानो, और वो जीएसटी जो आपने क्रेडिट लिया था एक तरह से वो जीएसटी वापस गवर्नमेंट को पे करो बेटा। दिस इज द पर्पस बिहाइंड इट। सो आई एम रिपीटिंग, परमानेंट ट्रांसफर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड इज सप्लाई ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। एयर पर ध्यान रखना, उसके परचेज पर आपने आईटीसी लिया होना चाहिए तो ही वो सप्लाई के स्कोप में। ओके मैंने इसको बहुत ही सुंदरता से एक चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया है, देखना बेटा, आपने कोई लैपटॉप परचेज किया, उसके परचेज पे आपने आईटीसी अवेल किया था, अब आईटीसी अवेल किया ना परचेज पर, अब बाद में वो लैपटॉप आप परमानेंटली ट्रांसफर करते हो। क्लियर? अच्छा सुनना, आपने लैपटॉप परचेज किया और फिर लैपटॉप को अगर आप बेचते हो फॉर अ कंसिडरेशन तो हमेशा ही सप्लाई है वो सेक्शन नंबर 7(1)(a) में कवर हो जाएगा। कहां बेटा, यहां पे बिजनेस का एसेट था बेटा, और कंसिडरेशन बेचा है तो सप्लाई के स्कोप में वैसे भी आ रहा है बेटा।
क्लियर? भले उसके परचेज पे आपने आईटीसी लिया था या नहीं लिया था, कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो। विदाउट कंसिडरेशन अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर किया है बिजनेस के एसेट को, तो बात कर रहा हूं आपसे बेटा, सोल्ड विथ और विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हो या ना हो, आई डोंट केयर। अगर परचेज पे आपने आईटीसी लिया था तो हमेशा सप्लाई के स्कोप में आएगा ही आएगा, पर परचेज पे अगर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया था और अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन बेचा तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स एक बार मिल गया। जब ओरिजिनली लैपटॉप आपने खरीदा होगा तब गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, उसका आपने आईटीसी नहीं लिया, अब बाद में परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। क्लियर? अगर कंसिडरेशन नहीं है तो बेटा, पर अगर पूरा कंसिडरेशन है तो हमेशा ही सप्लाई के स्कोप में आएगा, भले परचेज पे आपने आईटीसी लिया था या नहीं लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बात क्या चल रही बेटा, देख, फॉर कंसिडरेशन बेचा है बिजनेस का सेट, हमेशा सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन बेचा है, अब चेक कर लो क्या उसके परचेज पे आईटीसी लिया था, अगर लिया था तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और आईटीसी नहीं लिया था फिर किसी को भी डिस्पोज ऑफ करो, परमानेंट ट्रांसफर करो, वी डोंट केयर, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो बेटा। ये डन सरकार। आइए सेकंड पैरा की बात करते हैं बेटा, पैरा नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय ए पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन। ध्यान देना बच्चों, supply of goods or service or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business. In the course or furtherance of his business is supply, although it is without consideration. I repeat, supply of goods or service or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business will be supply, although without consideration. अगर ये in the course or furtherance of business है तो। क्लियर? सर मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, पे हम बात करें क्या, शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2, अगर आपने सप्लाई किया किसको, पहले बात करता हूं किसके लिए, रिलेटेड पर्सन की बात करता हूं बेटा, उनको सप्लाई किया है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो, अगर आपने ये बात ही हम कर रहे हैं क्या, विदाउट कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन है तो सेक्शन नंबर 7(1)(a) ये रहा, यही पे काम खत्म हो जाएगा साहब। हम क्लोज नंबर सी पे जाएंगे कब, जब विदाउट कंसिडरेशन है तो बेटा। पूरा कंसिडरेशन है, पिक्चर क्लोज नंबर ए में खत्म, वहीं पे सप्लाई हो गया, पिक्चर खत्म, आगे बढ़ने का ही नहीं बेटा। विदाउट कंसिडरेशन तो बात कर रहा हूं आपसे बेटा, आपने रिलेटेड पर्सन को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है जो आपके बिजनेस का था बेटा। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस यू हैव सप्लाइड सम गुड्स और सर्विस और बोथ टू योर रिलेटेड पर्सन, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। अब रिलेटेड पर्सन के स्कोप में कौन कौन आता है बेटा, ये देख लीजिए बेटा। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है, रिलेटेड पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्संस if such persons are officers or directors of one another's business. Second, such persons are legally recognized partners in the. Third, such persons are employer and employee. Employer भी related है, इसके बारे में बात एक और मैं करूंगा, पॉइंट बाकी। A third person controls, owns or holds directly or indirectly at least 25% of the voting stock or shares of both. मतलब सर जैसे ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड, चलो थोड़ा सा ऊपर क्या लिखता हूं, ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड, ये है कौन, यशवंत मंगल। यशवंत मंगल के पास ए लिमिटेड के भी 25% शेयर है और यशवंत मंगल के पास बी लिमिटेड के भी एटलीस्ट 25% या उससे ज्यादा शेयर है। एक तरह से देखा जाए तो वायम 25% होल्डिंग करता है ए में भी और बी में भी बेटा, तो यार वायम का 25% होल्डिंग बहुत बड़ा होल्डिंग होता है, तो वो ए और बी के ट्रांजैक्शन को अफेक्ट कर सकता है, दोनों में उसका कंट्रोलिंग एक तरह से, इसलिए ए और बी काइंड ऑफ सिस्टर कंसर्न माने जाएंगे और उन दोनों को भी क्या मानेंगे, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। सो अ थर्ड पर्सन मतलब वायम कंट्रोल्स, होल्ड्स और ओन्स एटलीस्ट 25% ऑफ द वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ। सेम वे वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर बेटा, ए बी को कंट्रोल कर रहा है या बी ए को कंट्रोल कर रहा है बेटा। कंट्रोल वर्ड को डिफाइन नहीं किया, कंट्रोल वर्ड का मीनिंग क्या होगा, बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, ये कंट्रोलिंग के स्कोप में आ जाए। फिर अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम बेटा।
अगेन वायम के पास शेयर नहीं है ए और बी के, और ए और बी दोनों को कंट्रोल कौन करता है? वायम। तो वायम और ए, ये है ए, ये है बी, ये है वायम। वायम ए को कंट्रोल करता है, वायम बी को भी कंट्रोल करता है। तो वायम और ए ये तो रिलेटेड रही है, वायम और बी भी रिलेटेड है क्योंकि कंट्रोल करता है। और एक काइंड ऑफ ए और बी दोनों क्या हो गए? सिस्टर कंसर्न। ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे बेटा। ओके, फिर सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन। ए और बी मिलके सी लिमिटेड को चला रहे हैं बेटा, तो ए और बी का कॉमन इंटरेस्ट है सी, क्लियर? इसलिए दोनों ए और बी भी क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैमिली में कौन कौन आता है वो यहाँ डिफाइन किया, पर एक पॉइंट और है बेटा, वो पहले। वन ऑफ देम इज सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर ऑफ द अदर। मैं अपनी फैक्ट्री का सारा साल माल एक पर्सन है, एक एजेंट है, उसी को बेचूंगा, आपको खरीदना उससे खरीद लो। तो सोल एजेंट है मेरा, वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल कंसेशनर है। तो ऐसे केस में देयर इज अ चांस कि वो प्राइसिंग में थोड़ा प्लस माइनस कर ले, कुछ ट्रांजेक्शंस को अफेक्ट कर ले, इसलिए वो दोनों क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। क्लियर? डन। एक और बात सर, अब बात आती है क्या फैमिली में कौन कौन आता है? ध्यान से समझना, गलती यही पे होती है एग्जाम के अंदर फैमिली की डेफिनेशन में। सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 49 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने डिफाइन किया फैमिली वर्ड को। फैमिली मींस, अच्छा फैमिली इंक्लूड्स नहीं लिखा, मींस तुम ही हो। यार आसपास जो आप बैठते हो ना सर, जरूरी नहीं वो फैमिली की डेफिनेशन में है, ऑल्दो वो दिल से जुड़े हुए, पर सर आइए फैमिली में क्या कहता है? फैमिली मीन्स द स्पाउस, समझ रहे हो ना? टू बी स्पाउस नहीं बोला है, स्पाउस, ओके? एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन बेटा, है ना भाई? सर बच्चे और हस्बैंड या वाइफ, है ना? ये रिलेटेड है ही है बेटा, हमेशा है। ओके, पेरेंट्स, मोस्ट रेस्पेक्टेड ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द पर्सन। ध्यान से सुनना, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ये रियल ब्रदर सिस्टर की बात ही कर रहा हूं, कजिन की बात नहीं कर रहा हूं। ये आपके रिलेटेड होंगे इफ दे आर होली और मैनली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन। सर ध्यान देना बेटा, अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर इनके खुद के अपने बिजनेस है, ये खुद अपना काम कर रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो मतलब वो आपके रिलेटेड नहीं है। पर स्पाउस और चिल्ड्रन तो हमेशा ही क्या है? रिलेटेड है। सर एक पिताजी के लिए बच्चा हमेशा रिलेटेड पर्सन कहलाएगा, पर उस बच्चे के लिए उसकी पिताजी, उसके पेरेंट्स रिलेटेड तभी कहलाएंगे जब वो पिताजी उस पर डिपेंडेंट हो बेटा, है ना? सर आई होप यू गेट द पॉइंट। अच्छा स्पाउस वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड, ये तो भले ही डिपेंडेंट हो या आप उस पर डिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, हमेशा क्या है? रिलेटेड पर्सन है बेटा। समझे मेरी बात? पक्का? डन। बड़ी सुंदर पॉइंट है बेटा ये। कई बार क्या आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका भाई है, भाई को आपने सर्विसेज दी, और भाई एक कौन है? बिजनेसमैन है। आप कौन हो? कंसल्टेंट हो। आपने अपने बिजनेस की सर्विस उसको दी, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया बेटा, सप्लाई नहीं है क्योंकि भाई आपका रिलेटेड नहीं है, क्योंकि भाई आप पे डिपेंडेंट नहीं है। भाई देखते हैं इमोशन मत है ना बेटा, समझे? ये गलती करते हैं बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारी। यार ब्रदर सिस्टर वाला पॉइंट तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वहां बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। ब्रदर पेरेंट्स रिलेटेड तभी होंगे जब दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। ओके वेरी गुड। आइए बच्चों, सर नाउ पॉइंट कम्स, सिंस हमने बात करी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी क्या है? रिलेटेड पर्सन है। एम्प्लॉयर एंड, अच्छा मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ये भी ध्यान रखूंगा कहाँ गलती होती है एग्जाम में, उसका विशेष ध्यान रखिए, आपको स्पेशली फोकस कराऊंगा। आप भी अपनी नोटबुक के अंदर कहने के लिखते रहे कि ये गलती वाला पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना कि यहाँ गलती होती है, सो दैट आप रिवीजन के टाइम पे ध्यान रखिए यहाँ गलती ना करें एग्जाम में। ओके बच्चों, चलिए सिंस रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी आते हैं। मतलब अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, ऑब्वियसली वो भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा बेटा। इसीलिए एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया, बोल दिया क्या सर, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को, किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पर एनम, पर एम्प्लॉय 50,000 रुपये तक के गिफ्ट्स दिए हैं तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ 50,000 से ऊपर की वैल्यू के जो गिफ्ट होंगे वो ऊपर वाले अमाउंट पे जीएसटी लगेगा बेटा। 50,000 तक के वैल्यू पर सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगी। क्लियर? तो सर पर एनम पर एम्प्लॉय
अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट्स दी अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो जीएसटी के स्कोप में नहीं आएंगे, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। एग्जांपल, जैसे दीपावली के ओकेजन पर मेरे 100 एम्प्लॉय है, उन सबको मैंने टोटल मिला के 35 लाख के मोबाइल फोन गिफ्ट किए बेटा सर। 35 लाख के मोबाइल फोन गिफ्ट किए अपने एम्प्लॉयज को, 100 एम्प्लॉय को इक्वल एक सेम मोबाइल दिया। तो सर इमोशन में आके मत टैक्स लगा देना। 100 एम्प्लॉय ये सब मिला के 35 लाख रुपए है, मतलब अगर पर एम्प्लॉय कितना हो गया 35,000 बेटा, और पर एम्प्लॉय अगर 35,000 तक का अमाउंट है तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय एज अ गिफ्ट अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। जो गिफ्ट्स दिए हैं एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय, ये डन। कई सारे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को इस तरह की गिफ्ट देते बेटा, उसको जीएसटी के स्कोप में नहीं लाना था, इसलिए गवर्नमेंट ने 50,000 की लिमिट के जीएसटी नहीं लगाया। ये डन। अब बात आती है क्या डिस्टिंक्ट पर्सन की कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज, ये देखिए डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्लियर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन in the course or furtherance of his business is also supply, although it is without consideration. अब डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में बताता हूं। सर किसी भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है जीएसटी के अंदर, वो 8 डिजिट नंबर होता है, सॉरी वो 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। जैसे मान लो आई एम रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र मुंबई, तो 27 इज द स्टेट कोड, फिर AQ ये मान लो है क्या पेन नंबर बेटा, क्लियर, ये 2 डिजिट हो गए क्या स्टेट कोड, क्लियर। फिर 1Z3, 1 इज द ब्रांच नंबर यूनिट नंबर, और Z3 होता है आईटी चेक सम बेटा, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड इश्यू होता है बेटा। अब 27 देखते ही मुझे पता पड़ जाएगा क्या कि मैं हूं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड बेटा। मान लो मेरा एक और ब्रांच है कहा, राजस्थान में, वहां का मैंने कह देना बेटा सर अगर मेरा मल्टीपल स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस है तो मेरे को हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपल्सरी। 08 AMQPN 1555J1। सर अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं राजस्थान में हूं 08। अब ये 2 डिजिट कोड जो होते हैं, ये हर स्टेट का एक कोड नंबर देने का, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पर ये पेन नंबर देख के आप ये समझ जाएंगे कि दोनों का मालिक एक, क्लियर। पर इन द आइज ऑफ लॉ दे आर 2 डिफरेंट पर्संस, क्योंकि दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए अलग है बेटा, इसलिए इन दोनों क्या बोलते हैं आपस में, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं, लॉ ऑफ जीएसटी बेटा। अगर मेरा महाराष्ट्र में 10 ब्रांच है बेटा, तो मेरी चॉइस है कि मैं चाहूं तो 10 की 10 ब्रांच का सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर लूं, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में सारे एड्रेसेस लिखूंगा मेरी ये ब्रांच है, और उनमें से कोई भी एक प्लेस को मैं डिक्लेयर कर दूंगा एज माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी 9 प्लेसेस को मैं डिक्लेयर कर दूंगा एज माय एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, और सबके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर यही रहेगा सेम, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही लिया बेटा। पर मेरी चॉइस है कि मैं चाहूं तो किसी ब्रांच के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा भी ले सकता हूं। अब मान लो मैंने महाराष्ट्र में ही एक और मेरी ब्रांच है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर कोई दूसरा लिया, तो वहां पे सिंस स्टेट कोड इज महाराष्ट्र का 27, पेन नंबर यही रहेगा बेटा, क्लियर। यहां पे 2 आ जाएगा, 2Z3, क्लियर। यहां पे पहले ब्रांच कोड था 1, अब सेकंड ब्रांच में रजिस्ट्रेशन करा इसलिए 2, क्लियर। ये Z3 हो या कुछ भी नंबर हो, ये आईटी चेकसम सॉफ्टवेयर के बेस पे इश्यू होते हैं, गवर्नमेंट ऑटो सॉफ्टवेयर से इश्यू करती है, कभी Z3 है, कभी T3 है, कभी T1 है, वो चलेगा सर, क्लियर। अच्छा कभी कभी क्या होता है बेटा, मेरी 50 ब्रांच है महाराष्ट्र में, सबका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर मैं अलग अलग ले रहा हूं, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 9 तक तो आ जाएंगे बेटा, फिर आगे Z की जगह A लिख देंगे, Z लिख देंगे, P लिख देंगे। दिस इज हाउ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस कैन बी गिवन फॉर अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर इन द सेम स्टेट बेटा, क्लियर। पर जैसे ही आपने स्टेट वाइज सेपरेट नंबर लिया, ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। ऑल्दो महाराष्ट्र में सेम पेन नंबर है, मालिक एक ही, पर 2 नंबर यहाँ पे आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट हो गया, तो ये भी दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट
पर्सन कहलाएंगे। और डिस्टिंक्ट पर्सन होते ही सबके सर सारे कंप्लायंस अलग अलग हो जाएंगे, सर रिटर्न सारे अलग फाइल करने पड़ेंगे, टैक्स पेमेंट अलग करना पड़ेगा, एक का आईटीसी दूसरे में काम नहीं आ सकता बच्चों। पर अगर विद इन द स्टेट सेम रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका होता तो सारा जितने भी ब्रांच आपकी है ऑन द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, सबका रिटर्न एक, सबका आईटीसी एक, सबका सारा कंप्लायंस भी एक ही करना होता है। क्लियर? ये फायदा होता है सिंगल रजिस्ट्रेशन में विद इन द स्टेट बेटा। पर अगर मल्टीपल स्टेट में आपकी ब्रांच है तो जिस स्टेट में ब्रांच है वहां आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपलसरी, क्योंकि जीएसटी स्टेट वाइज अलग अलग चलता है। जिस स्टेट में सप्लाई करोगे उस स्टेट का रेवेन्यू उसको मिलेगा, इसलिए क्लियर। उस स्टेट का एसजीएसटी लॉ अलग है बेटा, इसलिए मतलब एसजीएसटी एक्ट अलग है, लॉ तो सेम है बेटा। क्लियर? डन। सो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता समझ में आ गया बेटा आपको? तो सरकार अगर आपने ध्यान देना बेटा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में बेटा और एक और रजिस्टर्ड ऑफिस का है वेस्ट बंगाल में है, इन्होंने अगर आपस में ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द स्टॉक किया है तो सर ये भी आपस में क्या कहलाएगा? सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लगेगा? जीएसटी। स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर किया तो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। हाँ, महाराष्ट्र में 2 ब्रांच है, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम ही है, अलग अलग नंबर नहीं लिया तो डिस्टिंक्ट पर्सन है ही नहीं। ऐसे केस में ब्रांच ट्रांसफर सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। पर दोनों का ब्रांच का रजिस्ट्रेशन अगर अलग लिया होता महाराष्ट्र में तो वहां पे फिर वो सप्लाई के स्कोप में आता, विद इन द स्टेट है फिर भी, और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता। पर हाँ, एक ब्रांच मध्य प्रदेश में, एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, तो वहां चेक भी मत करना कि रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है कि नहीं है, वह तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन नंबर आपके अलग है ही है। इसलिए इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर है तो कंफर्म वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि दोनों ब्रांच अलग अलग रजिस्टर्ड होगी बेटा। इंट्रा स्टेट है तो वहां चेक कर लेना कि सिंगल रजिस्ट्रेशन है कि अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आया ना भाई। ये मैंने आपको यहां समझा रखा है, डन। ये एग्जांपल भी मैंने आपको यहां दे रखा है, आया ना मालिक? आइए कुछ सर्कुलर दे रखे बेटा रिगार्डिंग डिस्टिंक्ट पर्सन, वो भी मैं तुम्हें समझा देता हूं। मान लो मैं एक एयरलाइन कंपनी बेटा, क्लियर? सर क्या किया, मेरी एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, एक ब्रांच है दिल्ली में बेटा। दिल्ली वाली ब्रांच पर कुछ एयरक्राफ्ट के इंजन पार्ट्स कंपोनेंट्स की जरूरत थी जो मुंबई ब्रांच में पड़े थे बेटा। मैंने मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच वो ब्रांच ट्रांसफर कर दिया। सिंस ये इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द असेट्स हुआ है बेटा, बिजनेस के असेट्स, सिंस ये डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांसफर हुआ है, सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर? डन। फिर सेकंड बात आती है क्या कि मालिक मुंबई वाली ब्रांच ने क्या किया, वो एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स कंपोनेंट्स परचेज किए होंगे, परचेज पे जीएसटी पे किया होगा। फिर उसने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया, वो सप्लाई के स्कोप में आ गया, अगेन जीएसटी लग रहा है बेटा। तो परचेज पे जो जीएसटी पे किया है उसका इनको आईटीसी मिल जाएगा। एक तरह से मुंबई ब्रांच ने क्या किया, ट्रेडिंग किया ना यार, परचेज पे जीएसटी पे किया, डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर किया, उस पर जीएसटी पे करना है, तो परचेज पे जीएसटी पे किया, सेल पे जीएसटी लग रहा है, परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। कोई खास बात नहीं। आपको पता है क्या 10 का क्रेडिट क्यों मिला? 140 पे टैक्स लग रहा है तो 10 का क्रेडिट भी मिल जाएगा बेटा। क्लियर? गुड। आइए सेकंड सर्कुलर बेटा, सेकंड सर्कुलर बच्चों आप मुझे बताइए वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। जैसे आपने मुंबई ब्रांच से, इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर लेता हूं, अपना समझ में आएगा। मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच आपको जो पार्ट्स कंपोनेंट्स या इंजन वगैरह ट्रांसफर करने थे वो कैसे करोगे आप? ऐसे फेंक दोगे? अरे भाई किसी ट्रक में ट्रांसफर करोगे, एयरक्राफ्ट में ट्रांसफर करोगे, रेलवे में ट्रांसफर करोगे, या अपनी ट्रक थी उसमें भेज दिया आपने बेटा, तो ट्रक माल खाली करके वापस आएगी ना यार। तो क्या ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या? नहीं। तो सर मोड ऑफ कन्वेंस जो आपने यूज किया है वो ट्रक थोड़ा सप्लाई हुई है यार, वो तो ट्रक केवल यूज करिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा। तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच अगर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ दी मोड ऑफ कन्वेंस हुआ है, जैसे डायरेक्टर की कार है उसमें डायरेक्टर बैठ के एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जा रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या जा रहा है, तो क्या कार सप्लाई हो गई क्या? नहीं। हाँ, परमानेंटली कार या ट्रक वहां भेज दी होती है कि वो मुंबई ब्रांच की ट्रक थी अब परमानेंटली दिल्ली ब्रांच की हो जाएगी, तो सप्लाई के स्कोप में आता है यार। अदरवाइज जस्ट फॉर मूवमेंट ऑफ दी गुड्स या फॉर मूवमेंट ऑफ दी पैसेंजर्स आपने मोड ऑफ कन्वेंस को यूज किया है तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। ऑब्वियसली वो सप्लाई नहीं हुआ है, फर्दर ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया होता तो सप्लाई के स्कोप में आता बच्चा। अब मान लो मुंबई ब्रांच का ट्रक गया है कहां पे? दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच ने क्या कर दिया, उस ट्रक का रिपेयरिंग किया। तो रिपेयरिंग इज द सर्विसेज जो दिल्ली ब्रांच ने प्रोवाइड करी किसको? मुंबई ब्रांच की ट्रक को।
तो रिपेयरिंग इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो रिपेयरिंग सर्विस सप्लाई के स्कोप में आती है, सर्विस चार्ज पे जीएसटी लग जाता, क्लियर, अदरवाइज ट्रक सप्लाई नहीं हुआ। सेम वे सर आपने क्या किया है, सर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, कोई रिग्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेन, गुड्स ऑन द व्हील। कई बार क्या होता है, हमारा एक बहुत बड़ा रिपेयरिंग का मशीन है बेटा, हम बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज का रिपेयरिंग करते हैं। अब रिपेयरिंग करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन चाहिए, हमने ट्रक के ऊपर ही मशीन इंस्टॉल कर रखी है, क्रेन वगैरह, पार्ट्स, टूल्स इंस्टॉल किए हुए, और वो किसी भी प्लांट में, किसी भी फैक्ट्री में अगर रिपेयरिंग की जरूरत होती है तो हमारी मशीन वहां पहुंच जाती है, ट्रक के थ्रू रिपेयरिंग करके वापस आ जाती है बच्चा, उससे जो रिपेयरिंग चार्ज होता है वो हम ले लेते हैं बेटा। अब हमारी एक ब्रांच है दिल्ली में और हमारी एक ब्रांच है मुंबई में। मुंबई ब्रांच ने ऐसी एक ट्रक जो गुड्स ऑन द व्हील्स लाइक क्रेन एटसेट्रा जो था वो अपने दिल्ली ब्रांच भेजा बेटा, जस्ट भेजा है, परमानेंटली नहीं ट्रांसफर किया है। तो क्या वो अगेन सप्लाई के स्कोप में है? आंसर इज नो, क्लियर। हाँ, परमानेंटली भेज दिया होता, फर्दर सप्लाई ऑफ सच गुड्स कर दिया होता तो सप्लाई के स्कोप में आता, अदरवाइज केवल यहां से वहां भेजा है टेम्परेरी और वापस से वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। क्लियर, डन। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट। समझे क्या बच्चों? तो मालिक इन सच केस हमने पढ़ लिया क्या, सारे सर्कुलर डिस्टिंक्ट पर्सन वाले बेटा। सर हम बात करें क्या, सर शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 में हमने बात करी पैरा नंबर 2 की, जहां पे ऑल दो सप्लाई इज विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होगा। पैरा 1 पढ़ा क्या, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, रिपीट कर रहा हूं बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए बेटा। सेकंड, अगर अपने अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने पर एनम पर एम्प्लॉय अगर 50,000 रुपए तक के गिफ्ट्स दिए तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। सप्लाई के स्कोप में अगर नहीं आएंगे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगी। क्लियर? आइए पैरा नंबर 3, चलिए बच्चों पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 4 हम बात कर लेंगे अगले सेशन में बेटा, पर आई होप यहां तक आपको समझ में आया। क्लियर? क्योंकि पैरा नंबर 3 में टाइम लगेगा प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल समझने के लिए बेटा। क्लियर? आई होप यहां तक आपको पॉइंट समझ में आया, आई होप आपको यहां तक पिक्चर पूरी क्लियर हो गई बेटा। माहौल जबरदस्त शानदार आपके एंड पे है बेटा। ओके चलिए फटाफट देख लो अभी आपने क्या पढ़ा बेटा। अच्छा, समरी बुक आपके पास है, आपको समरी बुक से रिवाइज करना है, जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया उतना सेम डे आप अगर आपने पढ़ लिया, देखना माहौल आपके एंड पे नेक्स्ट लेवल बनेगा सर। क्लियर? इंटरेस्ट में इस फास्ट ट्रैक बैच में इतना मजा आपको आ जाएगा कि सर हर एक चीज आपको कवर कर लेंगे, वो भी मस्त वाली बेटा। ओके सर, ये देखिए हमने ये समरी बुक से पढ़ा है बेटा पूरा कंटेंट। ये गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन को आप चाहे तो एक बार देख लेना, बाकी मैं पढ़ाऊंगा बाद में बेटा, जब आएगा रेफरेंस तब मैं आपको मस्त वाला पढ़ाऊंगा। क्लियर? सर हमने आज बात करी क्या कि लेवी क्या होता है। ओके सर, सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, आया ना, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, इंडिया की डेफिनेशन क्या होती है, आया ना भाई, वो हमने पढ़ी बेटा। फिर हमने देखा क्या आखिर सर लेवी वाला सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2, 9.3 रिवर्स चार्ज, 9.4 रिवर्स चार्ज, 9.5 स्विगी वाला बेटा। ओके, जो इंट्रास्टेट सप्लाई के सेक्शन है सेक्शन नंबर 9, वही आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन नंबर 5 है बेटा। इंटरस्टेट सप्लाई के केस में इधर मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%, इधर मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कैन बी 40%, अदरवाइज सेम। क्लियर? फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है, साथ में आईजीएसटी भी लगता है बेटा, हाँ है ना। पर ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में केवल और केवल आईजीएसटी लगेगा, वहां पे कस्टम नहीं लगता, क्योंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग में कोई गुड्स एक्चुअली इंपोर्ट नहीं हो रहा है। ओके, फिर टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई, सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 पूरा पड़ा, सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज नंबर ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई वाला, फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए बेटा, प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए बेटा। सेकंड क्लॉज नंबर डबल है एओपीबीवाई और उसके मेंबर्स, दो अलग अलग पर्सन के लाएंगे, आपस में सप्लाई क्या है, फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई के स्कोप में आएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी होता है, वो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो रिफंडेबल अमाउंट है, कोई मेंबरशिप फी नहीं है, कोई रेवेन्यू फीस नहीं है बेटा, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। फिर क्लोज नंबर बी netflix.com, आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए बेटा, सप्लाई के स्कोप में आएगा। और पैरा नंबर सर क्लोज नंबर सी कि कंसिडरेशन नहीं भी है
फिर भी वो ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आएंगे। जो कहाँ कवर है, शेड्यूल नंबर 1 में कवर है। शेड्यूल 1 के 4 पैरा है, हमने 2 पढ़े। फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। सेकंड, सर, supply of goods or service or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business, although without consideration सप्लाई के स्कोप में आएगा। पर अगर आपने अपने एम्प्लॉय को पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 रुपए तक के गिफ्ट्स दिए तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में आएंगे। इसी के साथ भारत माता की जय। ये यहां तक हमने पॉइंट पढ़े थे। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट बच्चों। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया। यस, अभी आपके कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए। सर, बात कर लेते बेटा डाउट्स के लिए। सर, तो स्विगी में जो प्रोडक्ट होता है उनमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना सर? नहीं सिद्धार्थ, स्विगी के केस में जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है उसमें स्विगी ही जीएसटी लगाता है बेटा, उसमें रेस्टोरेंट वाला जीएसटी नहीं लगाएगा, तो एक बार ही टैक्स हो रहा है, डबल बार टैक्सेशन नहीं होता है। यस, ओके मालिक, डन। तो बच्चों चलिए यहां तक पढ़िए। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। अगेन क्लासरूम नोट्स जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा बच्चों। क्लियर? और मैं अपनी गूगल ड्राइव जो आप लोगों के साथ शेयर करिए उस पर भी अपलोड कर दूंगा। डेली बेस पे मैं क्या करूंगा, जो क्लासरूम नोट्स में अपलोड यहाँ जो बनाता हूँ उसकी फाइल रिप्लेस करता जाऊंगा, सो दैट आपको डे 1 पे जो लिखाया था फिर डे 2 पे इसी फाइल में कंटिन्यू हो रहा है बेटा। ये फाइल आपको लेटेस्ट मिल जाएगी, आपको नोट्स की जरूरत नहीं रहेगी। प्लस समरी बुक और चार्ट बुक को यूज करिए, बहुत ही सुंदरता से आपका रिवीजन होगा। कोई नोट्स बनाने की आपको अलग से जरूरत नहीं है। मस्त होके सुनिए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू लॉट एंड अच्छे से पढ़े एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय।